का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th की एनसीईआरटी क्विज जो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में करवाई थी उसके ऊपर रिवीजन वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है और उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको रिवाइज करवाना, जो हम क्विज करा चुके हैं उनको। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसमें आपके लिए क्लास 7th एनसीईआरटी से, और ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। इस तरह से हम पूरा 11th क्लास तक जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी कवर करा चुके हैं ग्रुप में, उसके सारे वीडियो बना देंगे रिवीजन के लिए। और हिस्ट्री भी हम कवर कर चुके हैं अपने ग्रुप में। अगर आपको उस ग्रुप में ऐड होना है तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एनवायरोनर शब्द से एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो जो एनवायरोनर शब्द है ये किस भाषा से निकला है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंच भाषा, क्योंकि ज़्यादातर लैटिन और ग्रीक वर्ड हैं वही प्रचलन में रहते हैं, लेकिन ये जो वर्ड है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारतंत्र का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे होगा पारतंत्र, तो ये पारतंत्र का उदाहरण नहीं है किसका? प्राकृतिक पारतंत्र का। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा खेत। जो खेत है ये प्राकृतिक पारतंत्र का उदाहरण नहीं है। समुद्र आपका प्राकृतिक पारतंत्र का उदाहरण है, नदी भी है, पहाड़ भी है, लेकिन खेत नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल पीसीएस में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? ये सवाल भी पूछा जा चुका है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सड़क। पहाड़, समुद्र, झील ये सब प्राकृतिक हैं, लेकिन जो सड़क है वो प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत में किन खनिजों की अधिकता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत में जिन खनिजों की अधिकता है वो है सिलिका और एल्युमिनियम। सियाल इसकी ट्रिक है, सियाल आप याद कर सकते हैं, सी से बन गया सिलिका और आल से बन गया एल्युमिनियम, तो सियाल इसकी ट्रिक हो जाएगी। हिंदी में आपको इस तरह से लिख सकते हैं, सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम। तो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसमें अधिकांश खनिज जो होते हैं वो होती है सिलिका और एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल परत का निर्माण हुआ है। तो मेंटल में जो है 3 मुख्य परत हैं, क्रोड है और मेंटल है और ऊपरी परत है। तो जो मेंटल है उसका निर्माण किससे हुआ है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा सिमा। सिमे इसको कर सकते हैं आप, सिमे, सिलिका और मैग्नीशियम। तो मेंटल परत है ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मुख्य रूप से कितने प्रकार की शैलें पाई जाती हैं? तो पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की शैल पाई जाती हैं, जिसमें आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, ये 3 शैलें हैं आपकी प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कथन है, पृथ्वी के आयतन का 5% हिस्सा पर्पटी है। यहाँ पे होगा मुख्य पर्पटी। और दूसरा कथन है, पृथ्वी के आयतन का 84% हिस्सा मेंटल है। और यहाँ से आपका ये तीसरा कथन है, 15% हिस्सा क्रोड है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 2 और 3 बिल्कुल सही है, पहला वाला है वो गलत है। तो 84 और 15 मिला दो, बाकी बचा हुआ है वो आपका ऊपरी परत में आ जाता है, पर्पटी में। तो इसलिए 5% नहीं है, ये 5% से अधिक है, तो पहला इसलिए गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शैल निम्नलिखित में से किसको बोला जाता है? तो प्राथमिक शैल किसको बोला जाता है? तो आग्नेय जो शैलें हैं इनको प्राथमिक शैल बोला जाता है। आग्नेय शैलों में आपके मेटालिक मिनरल की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है। जो अवसादी शैलें हैं इनमें आपके जो जीवाश्म ईंधन हैं उनकी अधिकता ज़्यादा होती है। और आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल कहा जाता है, क्योंकि बाकी शैलें ही अप्रदन और अपक्षय के द्वारा अन्य शैलों में परिवर्तित होती हैं। तो आग्नेय शैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। तो ये बिल्कुल सही है, आग्नेय चट्टानें हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे एमसीक्यू क्लास 7th की एनसीईआरटी से लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या तो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। और
क्वेश्चन नंबर 10 है, नदी का विसर्पाकार स्वरूप देखने को मिलता है। तो विसर्प क्या होता है? नदी इस तरीके से चलती है तो उसको विसर्प बोलते हैं। और फिर ये जो हिस्सा है, एक टूट के नदी यहाँ से रास्ता बना लेती है तो ये आपकी बन जाती है गोखुर झील। तो ये नदी से संबंधित ये स्थलाकृतियाँ हैं या स्वरूप हैं, ये आपके मिलते हैं मैदानी इलाकों में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मैदानी इलाकों में। पथरीले इलाकों में ये स्थितियां हैं नहीं मिलती हैं, क्योंकि साउथ इंडिया की ज़मीन है वो पठारी अधिक है, तो वहाँ पे इस तरीके स्वरूप हैं वो नदियों के नहीं मिलते। ये नॉर्थ इंडिया में या जो मैदानी इलाके हैं वहीं पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोना पेट्रोलियम एवं कोयला उदाहरण है। तो देखिए, सोना पेट्रोलियम और कोयला उदाहरण हैं शैल के, जीवाश्म के, खनिज के। तो देखिए, सोना जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये दो हैं तो ये जीवाश्म इसमें हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा खनिजों के, क्योंकि खनिजों में ये सभी आते हैं, इसमें मेटालिक हैं और कुछ, और जो बाकी दो हैं आपके वो नॉन मेटालिक हैं। ये सोना है ये मेटालिक है और पेट्रोलियम कोयला है ये नॉन मेटालिक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन खनिज तो दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाप झील पाई जाती है। तो देखिए, चाप झील जो है ये आपकी पाई जाती है मैदानी इलाकों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाप झील आपकी मैदानी इलाकों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण है। तो ये समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, उनमें आपकी आती है स्टैक और तटीय मेहराब। ये दोनों ही स्थलाकृतियाँ हैं समुद्री तरंग द्वारा निर्मित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्लास 7th की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसका एक जो मैप चार्ट है वो बना हुआ है, और यहाँ से स्थलाकृतियों से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो वायु द्वारा निर्मित हों या समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित हों या नदी द्वारा या हिमानियों द्वारा। और ये दो तरीके से बनाई गई है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम लोग ये इस तरीके की जो चार्ट है वो शेयर करते रहते हैं उसमें, तो इस तरीके से याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण है। तो पवन द्वारा निर्मित है, ये किसका उदाहरण है इसमें? तो देखिए, हिमोड़ है ये हिमानी का है, वी आकार की घाटी ये भी हिमानी का है, जो आपकी छत्रक शिला है ये आपकी पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। पहला कथन तो ये है। दूसरा कथन क्या है आपका? पृथ्वी पर दो प्रकार का बल कार्य करता है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैलें जब उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित या रूपांतरित शैलों में परिवर्तित होती हैं, बिल्कुल सही है। और पृथ्वी पर दो प्रकार का बल कार्य करता है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्गन की सांद्रता कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडल में आर्गन की सांद्रता है 0.93% है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितना प्रतिशत है? तो ये आपकी है 0.03%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। लेकिन वर्तमान में 0.04% हो गई है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन सामान्यतः स्थिति यही होनी चाहिए। तो ये एनसीईआरटी में दिया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 0.03 ऑप्शन में ना हो, 0.04 ऑप्शन में हो, तो वर्तमान में वही हालत है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आप उस पर उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अगर 0.03 ऑप्शन में नहीं है या वर्तमान स्थिति में पूछता है तो भी आप वही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की औसत विस्तार कितनी है? यहाँ पे हो जाएगा क्षोभ मंडल का औसत विस्तार कितना है। राइट आंसर आपका है, जो औसत विस्तार है वो आपका 13 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कुल कितनी परत हैं? तो वायुमंडल में जो कुल परतें हैं वो आपकी हैं 5, जिसमें आपको नीचे से ऊपर की तरफ बताना है। ट्रोपोस्फीयर से लेके आगे की तरफ जितनी भी परतें हैं आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है सबके नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं। पवन कहते हैं, बाकी को हवा या वायु कहते हैं। इसीलिए जो डोलड्रम है विषुवत रेखा के दोनों तरफ जो ये वाला इलाका है,
0 से 5 के बीच में इस इलाके को डोल्ड्रम कहा जाता है। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे हवा का जो क्षैतिज प्रवाह है वो नहीं है, इसलिए सवाल पूछा जाता है कि पवनों की अनुपस्थिति कहाँ पर है, तो वो आपके डोल्ड्रम एरिया में है, क्योंकि यहाँ पे पवनों का प्रवाह है वो वर्टिकल होता है, क्षैतिज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे है वो पवनों की अनुपस्थिति बोला जाता है। तो ये सवाल भी पूछा जाता है, तो डोल्ड्रम में ये स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। स्थायी, स्थानीय और मौसमी पवनें, ये 3 प्रकार की पवनें होती हैं। स्थायी पवनों में आपकी हो जाती हैं पश्चिमी हवाएं और व्यापारिक पवनें, और जो स्थानीय पवनें होती हैं जैसे सिमूम वगैरह और जो अन्य पवनें हरमट्टन वगैरह हैं, ये आपकी स्थानीय पवनों में आती हैं, जैसे अपने यहाँ काल वैशाखी है, लू है। और जो मौसमी पवनें हैं जैसे मानसूनी पवनें हैं जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में मानसून के दौरान चलती हैं समुद्र से स्थल की तरफ और स्थल से समुद्र की तरफ, तो उनको मौसमी पवनें कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत हिस्सा वायुमंडल में विद्यमान है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। तो पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत हिस्सा है वो वायुमंडल में विद्यमान है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 0.0019%। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत हिस्सा भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है? तो भूमिगत जल के रूप में विद्यमान हिस्सा है तो वो है तो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च इस बार विश्व जल दिवस का थीम क्या था आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सुनामी कब आई थी? ये सवाल यदा कदा डेट के साथ पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी, और तमिलनाडु इसमें सबसे अधिक प्रभावित राज्य था, यहाँ पे बहुत जान माल की नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूराइल नामक ठंडी धारा प्रशांत महासागर में पाई जाती है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो ये कुराइल नामक जो ठंडी धारा है प्रशांत महासागर में पाई जाती है, तो इसका दूसरा नाम है आयोशिवो, और ये जापान तट पर प्रवाहित होती है। आप इसको एटलस में जाके ज़रूर देखें, इसको पूछता है और ये पीसीएस में पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यूरोशिवो ये भी जापान तट पर ही है, लेकिन ये गर्म जलधारा है। क्यूराइल और आयोशिवो है ये आपकी ठंडी जलधारा है। आयोशिवो को जापानी भाषा में ठंडी जलधारा को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडोडेंड्रोन नामक फूल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका सामान्यतः ये पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, लेकिन सवाल में केवल लिखा हो तो नहीं हो सकता, लेकिन सामान्यतः ये अधिकांश रूप से पश्चिमी हिमालय में ही पाया जाता है, लेकिन यदा कदा पूरे हिमालय में भी देखा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः लिखा हो तो पश्चिमी हिमालय ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सवाना घास भूमियों का उदाहरण है? तो सवाना घास भूमियाँ क्या होती हैं? जो आपका ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया है जहाँ पर आपकी बारिश है वो सामान्य से बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, उस इलाके की घास भूमियों को सवाना घास भूमियाँ कहा जाता है। जैसे अपना एमपी का इलाका है, सवाना घास है वो होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कंपोस्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसमें जो सवाना घास भूमियों का उदाहरण है वो कंपोस्ट है, और कंपोस्ट ये घास भूमियाँ हैं दक्षिण अमेरिका से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों के उदाहरण है? यहाँ पे ध्यान देना है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों का उदाहरण पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डाउन्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाना, लानोस, कैंपोस ये आपके उष्णकटिबंधीय इलाके से संबंधित या वार्म टेम्परेट से संबंधित घास भूमियाँ हैं। डाउन्स हैं आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित घास भूमियाँ हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घास भूमियाँ दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में जो घास भूमियाँ हैं वो पाई जाती हैं, कौन सी हैं? राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा वेल्ड घास भूमियाँ हैं, ये आपकी दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड हैं। अब ये किस प्रकार की घास भूमियाँ हैं आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी अफ्रीका में
किस प्रकार की घास भूमियाँ पाई जाती हैं। देखिए पूर्वी अफ्रीका की बात हो रही है, तो पूर्वी अफ्रीका में आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय तो मिल नहीं सकती हैं, और आपकी वेल्ड भी नहीं मिल सकती हैं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। तो पूर्वी अफ्रीका में आपकी जो घास भूमियाँ हैं वो आपकी सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने देशों में अमेजन प्रवाह तंत्र का विस्तार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने देशों में अमेजन प्रवाह तंत्र है उसका विस्तार है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये 8 देशों से इसका प्रवाह तंत्र विस्तारित है। ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के किस देश में अमेजन प्रवाह तंत्र का विस्तार नहीं है। यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्राज़ील से भी अमेजन प्रवाह तंत्र का विस्तार है। मलोका नामक घर किन प्राकृतिक प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो जो मलोका नामक घर हैं ये आपके वर्षावन से संबंधित प्राकृतिक प्रदेशों में मलोका नामक ग्रह हैं, ये घर हैं वो पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदार एवं फर नामक वृक्ष किस प्रकार के यहाँ पे हो जाएगा वनों में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके शंकुधारी वनों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तार जो वनों का है वो शंकुधारी वनों का ही है, लेकिन जैव विविधता की दृष्टि से ये सबसे कम है। इनमें सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है शंकुधारी वनों में, और सर्वाधिक जैव विविधता है वो वनों में वो पाई जाती है आपके भूमध्य रेखीय जो वन होते हैं, वर्षा वन जो होते हैं उनमें। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी पर सर्वाधिक जो वन है वो शंकुधारी वन ही है, और देवदार फर नामक वृक्ष हैं इसी प्रकार के वन तंत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देवदार फर नामक वृक्ष हैं या हमारे देश में मिलते हैं, तो ये हमारे देश में हिमालय रीजन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल अजीजिया नामक स्थान किस नामक स्थान स्थित है। तो ये आपका सर्वाधिक गर्म स्थान है, ये लीबिया में है और ये सहारा रेगिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख है, ये आपका ठंडा इलाका है। गोवी है, ये भी है, ये भी आपका कोल्ड डेजर्ट है। और ये थार है, ये आपका वार्म डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लद्दाख है ये आपका काराकोरम एवं जास्कर के मध्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, काराकोरम एवं जास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंगरी नामक हिमानी कहाँ पर पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो गेंगरी नामक हिमानी है ये, गेंगरी नामक जो ग्लेशियर है आपका ये लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस क्या है। ये एनसीईआरटी से सारे सवाल हैं और ये सब रीजन में हेमिस बौद्ध मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिक से लामायूर मठ स्थित हैं। तो ठीक से और लामायूर बौद्ध मठ हैं, ये आपके लद्दाख में स्थित हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस प्रकार की लकड़ी से बनाया जाता है। तो राइट आंसर है सरपत लकड़ी से क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है, क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसके जो क्विज हमने कराई थी ग्रुप में उसको कवर करेंगे ज्योग्राफी। जैसे ही ज्योग्राफी कवर हो जाएगी तो हिस्ट्री की जो क्विज कराई गई है क्लास 6 से लेकर 12 तक उसकी वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। अगर आपको क्विज ज्वाइन करनी है तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो का ज़रा भी लाभ मिल रहा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।